गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। उसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे और भी बहुत कुछ किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स जो हम कल आपको बताए थे वो क्यों बताए थे आज हम बताएंगे आपको। कंजर्वेटिव फोर्स को हमने कल पिछले लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फिर उसके दो डिफिनीशन हमने दिया था। साथ ही साथ एग्जांपल लेकर के हम लोग समझे थे कि इसको कैसे हम कंजर्वेटिव बोलेंगे, हर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझे थे, तो अच्छे से हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को समझ लिए थे। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स को क्यों समझाए थे, ताकि आज के लेक्चर में वो उसका फायदा दिखेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़े होंगे, इनफैक्ट पढ़ रहे होंगे। हमेशा कहते हैं रिवीजन एकदम अच्छे से करते रहिए, ठीक है, नहीं तो वक्त बीत जाएगा फिर पछताइएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से, लगन से, एकदम इन तीनों का याद रख करके अपनी पढ़ाई करिए पूरे तन मन धन से, और धीरे धीरे करके आराम से पढ़िए, रोज पढ़िए, ठीक है। एक वक्त के बाद आप देखिए कि सब कुछ पूरा भी हो गया और आप अच्छे से सारी चीजों को कंप्लीट भी कर लिए। तो घबराइए नहीं, आराम से करिएगा, बस लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। तो देखिए, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी सराउंडिंग में रहिए, अच्छी बातों के बीच रहिए, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे। आप कहीं पढ़ने बैठ रहे हैं तो फोकस पढ़ाने के लिए दिमाग में उल्टा सीधा चीज लेकर के बैठिएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ाई खुद एक तपस्या है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, अच्छी चीजों को सोच करके बैठिएगा ताकि आपकी फोकस एकदम अच्छी रहे, एकदम पढ़ाई पे फोकस रहे और कहीं नहीं, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, अच्छी चीजों को पढ़ के उसके बाद पढ़ने बैठिएगा, ताकि माहौल हमेशा एक पवित्र, जो कहते हैं जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो कभी निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो ठीक उसी तरह पढ़ाई करते टाइम भी कुछ निगेटिव डिमोरलाइजेशन नहीं आने चाहिए। इसलिए अच्छी सोच को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, अच्छी बातों को सोच करके आप पढ़ने बैठिए, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे से मन लगेगा, ठीक है। और चलिए हमेशा की तरह कुछ अच्छी बातें आपको बताते हैं। देखिए, किसी ने क्या खूब लिखा है कि मंजिलें उसी को मिलती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। मतलब आपके पास रिसोर्स है, हर चीज है, और आप बोल रहे हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है वैसे, इससे कुछ नहीं होता है। रिसोर्स लाख रहे आपके पास, आपको अपनी हौसले को मजबूत रख के मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाकर के आप सफलता पाएंगे। जितनी अच्छी सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए मेहनत भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स को। बस हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ी चीजों को पाने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, चाहे खेल भी ले, पढ़ भी ले, ये भी कर ले, वो भी कर, तो नहीं होगा। कोई एक चीज सिलेक्ट करिए, अगर आपको बड़ी चीज को पाना है तो मेहनत भी बड़ी करिए, ठीक है। सपनों को, हौसलों को एकदम मजबूत रखिए। चलिए इन सब चीजों के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग कल कंजर्वेटिव फोर्स को देखे थे, बेसिकली उसका हम डिफिनेशन पढ़ चुके थे। कंजर्वेटिव फोर्स कुछ और नहीं, वैसे फोर्स को कहते हैं सच दैट कि वर्क डन बाय दैट फोर्स इन अ राउंड ट्रिप शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि उस फोर्स का जो वर्क डन होगा एक राउंड ट्रिप में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या जो उसका वर्क डन है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब यहां से यहां लेके तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करेगा और किसी पोजीशन पर नहीं, ठीक है। चाहे इस रास्ते से ले जाए, चाहे इस रास्ते से ले जाए, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में विशेष तौर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है आज, बेसिकली हम मैथमेटिकल चीजों का यूज करके आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक जनरली आप लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आपको क्या प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मतलब वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप सारा चीज जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़े हैं। अब देखिए इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, हम इसमें इसी डिफिनेशन का यूज करेंगे कि जो वर्क डन होगा ना राउंड ट्रिप में 0 होता है। तो अगर किसी फोर्स का वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 हो जा रहा है,
इसका मतलब राउंड ट्रिप मतलब यहाँ से यहाँ लेगा फिर यहाँ से वापस यहीं लेते हैं, तो उस केस में जो वर्क डन आएगा टोटल कितना, 0 होना चाहिए। तो अगर हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है, इसका मतलब कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, समझिएगा। तो ये मान लेते हैं एक चार्ज था यहाँ Q1 और यहाँ था एक Q2, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि इनिशियली यहाँ था, कितने दूरी पे था, R1 पे था, ठीक है, इनिशियली पहले, ठीक है। उसके बाद उसी फोर्स के कारण मान लेते हैं कि ये कहीं, ये पोजीशन लिख देते हैं A और ये पोजीशन है B और ये C पे था, तो मान लेते हैं ये फिर A पे था इनिशियली और बाद में वो कहां पे चला गया, R2 दूरी पे चला गया, ये उठ के यहां पे आ गया उसी फोर्स के कारण, और ये दूरी अब R2 हो गया। कुछ समय बाद हम देखें, ठीक है, और वो B पे आ चुका है, ये फाइनली पोजीशन था, ठीक है। तो चार्जेस थे दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, ठीक है, और उसी फोर्स के कारण मान लेते हैं इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये यहाँ पे आ गया। पहले R1 दूरी थी दोनों के बीच, अब R2 दूरी होगी। तो हम देखेंगे कि A से B गया, फिर फोर्स ये हमारा क्या चार्ज, फिर हम देखेंगे अगर हम उसको B से A तक लाते हैं तो फिर क्या होता है, क्लियर है। मान लेते हम इसको उठाकर यहाँ ला दिए तो फोर्स के डायरेक्शन में लाए या इसके ऑपोजिट लाए तो फोर्स के अगेंस्ट लाए, तो इस चीज में हम दोनों का देखेंगे, दोनों का वर्क डन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ, तो राउंड ट्रिप में कितना वर्क डन आ रहा है और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हियर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एक dx एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, और इस dx की दूरी यहाँ से कितना है, x मान लेते हैं, क्लियर है। हमने क्या किया, उसके डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया, एक इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dx, और उसकी दूरी यहाँ से x मान ली। तो जब भी हम कोई इंटीग्रेशन या डिवीजन डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं और उसकी मदद से आप पूरे होल लेमिना या जो भी उसको जनरेट कर देते हैं। यही इंटीग्रेशन होता है, छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट करके एक बड़ा चीज बना देते हैं। यही छोटा चीज लिए इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए। चलिए हियर वर्क डन इन फ्रॉम ए से बी जाने में, किसका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये किसका वर्क डन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कितना वर्क डन आएगा, तो वर्क डन कितना आएगा भाई, तो आप जानते हैं वर्क डन कितना होता है, F डॉट dx, क्लियर है। कहां से कहां तक, तो इनिशियली R1 पे था, बाद में कहां चला गया, R2 पे चला गया। अब देखिए ध्यान से, F क्या आ जाएगा, कॉलम्स लॉ से जानते हैं, कुछ और नहीं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहां है, dx लिया, तो dx कब है, x दूरी पे है दोनों के बीच, तो x स्क्वायर dx R1 से R2, क्लियर है। अब बताइए, आप जानते हैं सिंपल तरीके से कि 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है ऊपर चला जाएगा x पावर -2 -2 + 1 -1 बाई x, x पावर -1 माइनस, ये कितना होता है -1 बाई x हो जाता है, क्लियर है। ये सब बेसिक इंटीग्रेशन हम इसलिए बता रहे थे कि अगर आप भूले हो तो समझ जाए। तो ये हो गया आपका -1 बाई एक्स, अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, ये जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया आपका, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दीजिए, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर की जगह वो तो खत्म हो गया, तो कांस्टेंट था, कितना आ गया था -1 बाई एक्स आया था, तो हम इसको 1 बाई एक्स ही लिखते हैं। और ये जो रेंज है ना, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, साइन माइनस वाला प्लस हो जाता है ना, क्योंकि एक और माइनस आ जाता है तो माइनस को कैंसिल कर देता है। जब भी अगर इंटीग्रेशन में माइनस आ रहा है तो लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक एक माइनस दूसरे माइनस को कैंसिल कर देगा। आप जानते होंगे R1 को अपर लिमिट बना देते हैं और R2 को ये, तो ये वाला जो माइनस आया वो खत्म हो गया हमारा। इसको फाइनल हम देखेंगे क्या आएगा हमारा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई x के जगह एक बार रख के R1 माइनस एक बार लोअर लिमिट को रख के R2, ये वर्क डन फ्रॉम A टू B। A से B जाने में जो वर्क डन निकला उस फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमेशा किस फोर्स का वर्क डन देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, क्लियर, ये वर्क डन आया। तो A से B तक का वर्क डन आप लिख लिए, इसको नोट कर लीजिए,
ठीक है, चलिए ये इसी के बगल में मिटाया करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं इसको। क्लियर है? अब हम क्या देखेंगे, हम बी से तक का देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे एक cos भी आएगा, cos का भी टर्म आएगा ना, cos f dx है, a डॉट b, a भी cos थीटा होता है ना, तो cos का यहाँ पे थीटा कितना आया, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी ये इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो एंगल कितना है f और d के बीच का एंगल, इसको एंगल पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन f एंड dx क्या है ये, f और dx सेम है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये cos 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू आप जानते हैं, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से इसका वैल्यू कोई नहीं, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम बी से ए तक लाते हैं, ये रिजल्ट याद रखिएगा। हम देखते हैं अगेन, अब क्या हम करेंगे भाई, अब हम बी से ए तक लाएंगे, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय दैट फोर्स। अब क्या लेगा इसका, फिर वही चीज एफ डॉट डी एक्स। अब कहां से कहां लाना है, पहले R2 पे था और कहां जाएगा, R1 पे जाएगा। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिए, और यहां पे ठीक है हो गया, R2 पे पहले था, अब फिर R1 पे आ गया, तो R2 से R1 कर दिए। अब देखिए यहाँ लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो हम ये बड़े चीज से छोटे चीज पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, dx घट रहा है तो dx नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम उसको पॉजिटिव करने के लिए आगे माइनस लगा देंगे। ये लोअर लिमिट जो है बड़ा है, अपर लिमिट छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो dx नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा देते हैं हम। देखिए हियर एंगल बिटवीन, और ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अब इधर हो रहा है, एंगल कितना है, एंगल बिटवीन f एंड dx is 180 degree and displacement, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट dx है is decreasing, is negative। जो डिस्प्लेसमेंट dx है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो हमारा ये x है वो भी घट रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, ये दूरी पहले यहाँ पे था तो ये x ही है ना, तो x तो घट रहा है, तो dx भी घट रहा है, dx नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट dx इज नेगेटिव बिकॉज x इज डिक्रीजिंग। एंगल जो दोनों के बीच 180 है, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट dx जो है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि x जो है वो घट रहा है समय के साथ साथ, तो पहले 5 था, बाद में क्या हो गया 4 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, 4 - 5 -1 मतलब नेगेटिव आएगा। तो dx जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक आगे लगा देंगे यहाँ। तो फाइनली हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा R2 से R1 एक माइनस पहले आ जाएगा, और f का जगह क्या है, वही f q1 q2 by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर, और dx का क्या लिखेंगे हम, dx ही लिखेंगे, लेकिन वहां पे cos 180 आएगा, cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180। क्लियर है? अब बताइए cos पाई कितना होता है, -1 होता है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये बताइए, हम सिंपल ये तो दिखा दे रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, q1 q2 by 4 pi epsilon naught dx by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर वही x ऊपर जाएगा -2 + 2 + 1 -2 + 1 -1 by x होगा, R2 से R1। इसको फाइनली सॉल्व करिएगा तो q1 q2 by 4 pi epsilon naught। अब बताइए इसको उल्टा कर दीजिए, अब फिर माइनस साइन हटाना, तो लिमिट को इंटरचेंज करिए, R2 ऊपर R1 नीचे, R2 ऊपर जाएगा तो पहले R2 यहाँ आएगा, R2 माइनस फिर। अब ध्यान देखिए पिछला जो रिजल्ट था इसको 2 मान रहे हैं और उसको 1 मान लीजिएगा, इक्वेशन 1। अब बताइए वहां पे क्या था, ये चीज सेम ही था, बस यहाँ 1/R1 था और -1/R2 था, यहाँ 1/R2 है, -1/R1। अब दोनों को जोड़िएगा जब ये, तो ये प्लस वाला 1/R2 और वो माइनस वाला 1/R2 कैंसिल, और वहां 1/R1 प्लस में था, यहाँ 1/R1 माइनस में, वो दूसरे को कैंसिल। तो मतलब फाइनली हम क्या देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए,
इसको मिटाते हैं हम। एकदम बेसिक है, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रखिएगा क्योंकि वो तो हर जगह आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स एकदम याद रहने चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन डेफिनेशन, ठीक है। जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलस की, जब हम 11th की चीजें डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारी चीजें बता देंगे, लेकिन इनफैक्ट अभी आपको सारी चीजें अंडरस्टूड रहनी चाहिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, ठीक है। ये पूरी फिजिक्स में आपको सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? तो हमने दोनों वर्क डन देख लिया, एक को 1 मान लिए हैं, एक को 2 मान लिए हैं। तो फाइनली वी गेट, हम देखेंगे कि दोनों को जब अगर जोड़ते हैं ना, वर्क डन फ्रॉम ए से बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी से ए, ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। एक दूसरे को क्रॉस कट कर रहा है, ये 0 हो जाएगा। मतलब वर्क डन बाय दैट फोर्स, ये दोनों वर्क डन किस फोर्स के हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हैं। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ राउंड ट्रिप ए से बी से ए, इनिशियली पोजीशन फिर आ गया है। राउंड ट्रिप कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यहाँ 0 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? सो we can say that electrostatic force is conservative in nature. Clear? Conservative nature क्यों? Because work done by the electrostatic force in a round trip is equal to 0. ये लिखने की जरूरत नहीं कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल था डेरिवेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। डेरिवेशन है कहीं पूछ देता है या समझाना भी है इनफैक्ट किसी को, तो आप इसी तरीके से समझाइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए। So we can say that electrostatic force is conservative in nature because work done by electrostatic force in round trip is equal to 0. ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। राउंड ट्रिप इज इक्वल टू, क्लियर? और इसका आप देख रहे हैं यहाँ आ ही चुका है, ठीक है। तो और ये कहां से हुआ है? 1 और 2 से जो आप इक्वेशन माने थे, फ्रॉम 1 और 2। ये नहीं मानते तो भी हो जाता है, बस सिंपलिसिटी के लिए हम माने हैं, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है बिकॉज़ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। और ये राउंड ट्रिप ऊपर देख लीजिए। चलिए, तो ये प्रूफ हो गया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। अब हम लोग देखते हैं आगे की चीज कि कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। जैसे हम लोग चार्ज और मास के बीच डिफरेंसेस देखे थे, वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। क्लियर है? इसको नोट करिए, तो उसका देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटीज क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर हम लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं?
सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं इनमें और इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सेम चीज क्या होती है, क्लियर है। चलिए, तो बहुत सारी सिमिलरिटी है इसमें, लेकिन जो बेसिक सिमिलरिटीज है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कि दोनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कैसे कंजर्वेटिव होगा, और इस लेक्चर में भी जानेंगे। मतलब कि बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसका प्रूफ अभी दिए हैं, इसका हम पिछले लेक्चर में समझा दिए हैं। उसके बाद से क्या होता है, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसमें भी 1/r स्क्वायर डिपेंडेंस था, q1 q2 by 4/r स्क्वायर। इसमें भी क्या है, gm1 m2 by 1/r स्क्वायर, r स्क्वायर। तो सब में 1/r स्क्वायर का डिपेंडेंस है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लिखिए बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल भाषा में इसी को क्या बोलते हैं, 1/r स्क्वायर डिपेंडेंस, जो आपको दोनों की फोर्स में दिखेगा। इसमें भी दिखेगा q1 q2 by 4/r स्क्वायर, नीचे आ गए 1/r स्क्वायर। इसमें भी gm1 m2 by r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर। मतलब दोनों इस रूल को फॉलो करते हैं। तीसरा, दोनों कैसे फोर्स है, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज के फोर्स है। भले इंटेंसिटी कम हो जाए दूर जाने पे, लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। तो बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस एंड बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कि किसी दो के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज या मास के आने से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो वही रहेगा। मतलब पीछे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े, तो बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये चार बेसिक क्या है, दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलरिटीज है। इनको याद रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं कभी कभी, ठीक है, क्या दोनों में सेम है और क्या कभी डिफरेंस है। तो ये पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या है कि सिमिलरिटी पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है, और उस हिसाब से जवाब दीजिएगा, कंफ्यूजन में नहीं और जल्दीबाजी में नहीं। इस चीज को नोट कर लीजिए। इस लेक्चर में यही हम देखेंगे दो चीज, और अगले लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड क्या देखना है, क्या न्यूमेरिकल है और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हम आगे देखेंगे। तो तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से मन लगा करके, और जो पीछे आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। हम हमेशा कह रहे हैं, नहीं तो भूल जाइएगा, फिर समस्या हो जाएगी। तो अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।